नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय सहायक परीक्षा पीटी जो 23 जुलाई 2000 को आयोजित की गई थी, उसका प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का जो है जनरल स्टडीज का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? ए उदयपुर, बी मुगल सराय, सी बनांचल, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है डी पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ है। और इस पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है प्राचीन भारत में हर्यक राजवंश के राजा उदयन अथवा उदयन ने की थी। प्रश्न संख्या 2 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ए एनी बेसेंट, बी नंदिनी सतपथी, सी जयललिता, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है डी स्वतंत्र भारत में पहली महिला किसी राज्य में मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी और ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे। प्रश्न संख्या 3 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? ए लाला लाजपत राय, बी गुरु गोविंद सिंह, सी भगत सिंह, डी रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह थी? ए कित्तूर चेन्नम्मा, बी रानी पद्मिनी, सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी के महाराजा गंगाधर राव की विधवा थी। प्रश्न संख्या 5 है, जैन धर्म के प्रवर्तक थे? ए गौतम, बी अशोक, सी महावीर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। और विकल्प के अनुसार यहाँ पर वर्धमान महावीर होगा, लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वो ऋषभदेव माने जाते हैं, जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ए 1600 ईस्वी में, बी 1620 ईस्वी में, सी 1664 ईस्वी में, डी 1604 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इस समय फ्रांस के सम्राट लुई 14वां थे और प्रधानमंत्री फ्रांस के कोलबर्ट थे। प्रश्न संख्या 7 है, किसने घोषणा किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 8 है, अजंता की चित्रकारियां डैश की कहानियों का वर्णन करती है? ए रामायण का, बी महाभारत का, सी जातक कथा का, डी पंचतंत्र का। तो इसका सही उत्तर है सी जातक कथाओं का चित्रकारी जो है वो अजंता की गुफाओं में की गई है और जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है बी लोहत। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पोत शहर यानी बंदरगाह नगर था और लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक हुए। यही चंद्रगुप्त द्वितीय भी हैं। इन्हीं के दरबार में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास निवास करते थे। प्रश्न संख्या 11 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी चंद्रशेखर आजाद, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन से संबंधित नेता थे। प्रश्न संख्या 13 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 14 है, बक्सर का युद्ध डैश ईस्वी में हुआ था? ए 1764, बी 1864, सी 1834, डी 1744। तो इसका सही उत्तर है ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और यह युद्ध जो है एक और
अंग्रेजी कंपनी की सेना थी जिसका नेतृत्व जो है मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी ओर 3 राज्यों की संयुक्त सेना थी जिसमें बंगाल के नवाब और पदस्थ नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। प्रश्न संख्या 15 है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया? ये शेरशाह ने भी, अशोक ने, सी अकबर ने, डी मौर्य सम्राट ने। तो इसका सही उत्तर है डी, जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया? तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका विकल्प जो होगा उदयन होगा, जो हर्यक वंश के राजा थे और इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करवाई। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदू महासभा के संस्थापक थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है ए मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की, और मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते हैं। कूट में मिलाना है, सत्यशोधक समाज, राधा स्वामी सत्संग, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले का है, राधा स्वामी सत्संग जो है शिवदयाल का है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का, यंग बंगाल हेनरी बेबनेट डेरेजियो का है। तो ये सब मिला हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी 1। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? ए कार्ले, बी अजंता, सी नासिक, डी नागार्जुन कोंडा। इसका सही उत्तर है बी अजंता की गुफाओं बौद्ध स्थलों में जो है वो संरचनात्मक स्थापत्य है, और जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। अभी कथन ए है और कारण आर है। अभी कथन ए कहता है अशोक 269 BC में कलिंग युद्ध में विजयी हुए। कारण आर कहता है कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। इसीलिए क्योंकि 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था तो वो गलत हो गया और आर सही है। प्रश्न संख्या 20 है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया? ए गया में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो है काशी जिला में और उस समय का वाराणसी जिला में सारनाथ नामक स्थान में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में खनिज उत्पादन का कुल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन की तुलना में है। ये भी क्वेश्चन अब बेकार हो गया, क्योंकि 2000 में बिहार के विभाजन होने से, झारखंड बन जाने से ये प्रतिशत बदल गया। प्रश्न संख्या 22 है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप ए देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होती है, बी देश के उत्तरी अर्ध में शीतोष्ण जलवायु होती है, सी देश के दक्षिणी अर्ध में शीतोष्ण जलवायु होती है, डी देश के उत्तरी अर्ध में उष्ण जलवायु होती है। तो इसका सही उत्तर है ए देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा से नीचे का जो भारत का अक्षांश का पार्ट है 8 डिग्री से लेकर के कर्क रेखा तक, ये उष्ण जलवायु प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन राजस्थान का मरु जिला नहीं है? एक कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी चूरू। तो इसका सही उत्तर है ए कोटा जिला जो है राजस्थान में, ये थार मरुस्थल में शामिल नहीं है। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू ये मरुस्थलीय जिला है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं। इस कथन का तात्पर्य है? ए सरकार के हाथ में बहुत सोना है परंतु लोग गरीब हैं, बी आय और समानताएं बहुत अधिक है, सी लोग निष्क्रिय हैं एवं कठोर परिश्रम नहीं करते हैं, डी देश में पर भरपूर एवं सुविस्तृत संसाधन है किंतु उनके ठीक ठीक प्रयोग नहीं हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देश में भरपूर एवं सुविस्तृत संसाधन है किंतु उनका ठीक ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। कूट में मिलाना है। प्रश्न संख्या 25, ए है नदी, बी में पठार, सी में पशु विहार, डी में खनन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 नदी हो जाएगा भीमा, पठार हो जाएगा हदौती, पशु विहार हो जाएगा ए सरिस्का और खनन हो जाएगा 2 सिंगरौली।
प्रश्न संख्या 26 है, तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ए दोडा बेटा, बी नीलगिरी पर्वत, सी पालनी पर्वत, डी कोडाई कैनाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो दोदा बेटा है, और ये पूर्वी घाट पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल है। ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मैदान का विस्तार है। प्रश्न संख्या 28 है, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, थार मरुभूमि है। ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में, डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है, और राजस्थान राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो थार मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 30 है, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है। ए बिहार में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर अब जो है नहीं होगा ए बिहार, बल्कि इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा टीन का भंडार है। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है। ए दक्षिणी बिहार, बी उत्तरी बिहार, सी वनांचल प्रदेश, डी पूर्वी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरी बिहार जो है वो गंगा के मैदानी इलाका क्षेत्र में है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र में, और ये भाग सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार का उच्चतम पर्वत है। ए 1372 मीटर, बी 1380 मीटर, सी 1400 मीटर, डी 1342 मीटर। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा, लेकिन अब ये पार्ट जो है पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में चला गया है। प्रश्न संख्या 33 है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है। ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार की उत्तरी सीमांत के ऊपर में जो क्षेत्र है वो है नेपाल, जिसके साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार एकमात्र उत्पादक है। ये मैग्नीज का, भी लोहा का, सी इस्पात का, डी कोकिंग कोयला का। तो इसका सही उत्तर है डी, कोकिंग कोयला का, और ये अब प्रश्न भी अनुपयुक्त हो गया है झारखंड बनने से। प्रश्न संख्या 36 है, लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण डैश है। ए ज्वालामुखीय क्रियाकलाप, बी तरंग क्रिया, सी समुद्र तल का विस्तार, डी समुद्री चट्टान निर्माण। इसका सही उत्तर है डी, समुद्री चट्टान का निर्माण, और ये समुद्री चट्टान जो है वो कोरल यानी परवाल नामक जीव के अवशेष से बना हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप को परवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहा जाता है, या मूंगे का द्वीप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसे मार्च 1999 में प्रचंड रूप से एक भूकंप द्वारा आघात लगा। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से इस एक पर से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात से, भी उड़ीसा से, सी त्रिपुरा से, डी पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार के, भारत के उड़ीसा राज्य से इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से होकर गुजरती है। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भाखरा नांगल, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी गंडक परियोजना, डी कोसी परियोजना। तो इसका सही उत्तर है जी, गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 40 है, अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है। ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है बी, पंजाब राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। एक, ए 2, बी 5, सी 10, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ए, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, अब नहीं करते हैं। ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 331 में था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया रद्द, जिससे लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन बंद हो गया। प्रश्न संख्या 42 है, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक द्वारा, भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा के द्वारा।
तो इसका सही उत्तर है ए, दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदन में मतभेद है तब उसको दूर करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 43 है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? A15, B20, C25, D सीमाहीन। जिसका सही उत्तर है बी, एक दिन में अधिकतम जो है 20 प्रश्न जो है तारांकित लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय शून्य हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं? ए, प्रधानमंत्री, बी, गृह मंत्री, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तब वैसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि है। ए, बढ़ने की दिशा में अग्रसर, बी, घटने की दिशा में अग्रसर, सी, विस्फोटक रूप से बढ़ गई है, डी, स्थिर हो गई है। तो इसका सही उत्तर है बी, घटने की दिशा में। भारत का जनगणना रिपोर्ट बता रहा है कि जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, भारत के उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, डी, भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर है सी, लोकसभा के अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तब ऐसी स्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी एब्सेंट हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, उड़ीसा, डी, बिहार। इसका सही उत्तर है डी, बिहार का साक्षरता दर जो है हर जनगणना रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम रहा है। प्रश्न संख्या 48 है, श्री MS गिल को छोड़कर निर्वाचन आयोग के, अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको डिलीट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी, किसी राज्य के राज्यपाल को, डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका सही उत्तर है सी, किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है? ए, राज्यों का संघ, बी, एक महासंघ, सी, एकात्मक राज्य, डी, एक परिसंघ। इसका सही उत्तर है ए, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। प्रश्न संख्या 51 है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है? ए, भारी एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी, प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना, सी, औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहभागिता, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उस देश में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियां कार्यरत हो। प्रश्न संख्या 52 है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है? ए, आयात एवं निर्यात में अंतर, बी, संपत्तियों एवं दायित्व में अंतर, सी, आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार में अंतर, डी, आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण में अंतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आयात एवं निर्यात में जो अंतर है उसी को हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं, एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस। ये विदेशी व्यापार के संबंध में ये शब्द इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में कौन एक 1999-2000 के लिए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से भारतीय उपमहादेश के किस देश को भारतीय प्रधानमंत्री के, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55 है, बजट में आर्थिक घाटे का तात्पर्य है? ए, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण, बी, बजट घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण, सी, पूंजी घाटा एवं राजस्व घाटा, डी, प्राथमिक घाटा माइनस पूंजी घाटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण को जो है आर्थिक घाटा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 57 है, जब भुगतानों की संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है
तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। ए आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। बी निर्यातों में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है। सी विदेशी पर्यटकों की एक बृहद संख्या को आकर्षित करनी पड़ती है। डी विदेशों से भारतीय कर्जा एवं उधार लेनी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। आयात पर रोक लगाना, निर्यात में वृद्धि करना, है ना, इससे भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारा जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि कहलाती है। ए मांग तान मूल्य वृद्धि, बी कीमत खिसकाव मूल्य वृद्धि, सी मुनाफाखोर मूल्य वृद्धि, डी संरचनात्मक मूल्य वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मांग तान मूल्य वृद्धि। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भारत के संचय में अधिक योगदान प्रदान करता है? ए जन क्षेत्र, बी पारिवारिक क्षेत्र, सी सामूहिक क्षेत्र, डी निजी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत के संचय में सबसे अधिक योगदान जो है वो पारिवारिक क्षेत्र का, घरेलू क्षेत्र का होता है। प्रश्न संख्या 60 है, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन डैश का निर्यात द्वारा हुआ है। ये भी पुराना प्रश्न हो गया है डाटा। प्रश्न संख्या 61 है, INS मैसूर हाल ही में खबर में आया। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 62 है, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 63 है, कंप्यूटर शब्द जाल में RAM का संदर्भ है। ए रीड ओनली मेनू, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एंसेट मेमोरी, सी रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी, रीड एक्सेस मेमोरी होगा 63 का, डी होगा रीड एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 64 है, भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं के वर्तमान सेनापति कौन है? तो ये बदल गए, उस समय KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये हो जाएगा भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इस समय KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 65 है, भारतीय नौसेना जहाज जिसे एक समुद्रवर्ती संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है वह है। ए सागर सम्राट, बी कनिष्क, सी सम्राट अशोक, डी विक्रांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी INS विक्रांत को अब जो है संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 67 है, योजना आयोग के नया उपाध्यक्ष। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और योजना आयोग अब भंग भी हो चुका है। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 69 है, ISO 9000 क्या है? ए एक उपग्रह का नाम, बी एक प्रक्षेपास्त्र का नाम, सी गुणवत्ता प्रबंध का एक मानक, डी एक नया आविष्कृत मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधक का नाम जो है प्रबंध का मानक है ISO 9000। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ये भी 71 करंट अफेयर्स का प्रश्न। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। 73 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 74 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, भी फुटबॉल से, सी क्रिकेट से, डी लॉन टेनिस से। तो इसका सही उत्तर है सी क्रिकेट से संबंधित शब्द है चाइना मैन और ये बॉलिंग से संबंधित शब्द है। प्रश्न संख्या 76 है, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? ए 6 फीट, बी 7 फीट, डी 9 फीट, डी 8 फीट। तो इसका सही उत्तर है डी, गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट होती है। प्रश्न संख्या 77 है, ये भी करंट अफेयर्स का उस समय प्रश्न था। ये भी 78 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 79 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। 80 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, बी अवतल लेंस का, सी अवतल दर्पण का, डी उत्तल दर्पण का। तो इसका सही उत्तर है सी अवतल दर्पण का इस्तेमाल सूर्य प्रकाश के फोकस के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, प्रत्येक 10 ओम मान के 2 प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़े जाने से संयोजन का प्रभावी मान क्या होगा? ये 4 ओम, बी 5 ओम, सी 6 ओम, डी 7 ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 5 ओम।
प्रश्न संख्या 83 है, तो ये सॉल्व करने वाला चीज़ है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 84 है, 2 किलोग्राम तांबा का 303 के से 353 के तक तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है? तांबा की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर 385 जे पर किलोग्राम के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 38,500। 85 नंबर प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। ए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, बी परिवर्ती विद्युतीय प्रतिरोध के रूप में, सी परिवर्ती शब्द के रूप में, डी परिवर्ती मोटाई के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में टेप रिकॉर्डर के टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, रीड बिना नालिका वाद्य है। रीड बिना नलिका वाद्य है। ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी नाद स्वरम, डी वायलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बांसुरी। प्रश्न संख्या 87 है, वाट बराबर वोल्ट इंटू। ए ओम, बी एम्पियर, सी मीटर, डी हर्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एम्पियर। वोल्ट गुने एम्पियर। प्रश्न संख्या 88 है, आसमान नीला दिखता है, कारण है। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का आवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आसमान हमारा, वायुमंडल हमारा नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 89 है, एक चंद्रग्रहण होता है जब ए चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है, बी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है, सी सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आता है, डी सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही रेखा में नहीं होते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो जो है चंद्रग्रहण हो जाएगा, और चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्यग्रहण होगा। प्रश्न संख्या 90 है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। दूरी का, बी समय का, सी वजन का, डी प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका सही उत्तर है डी प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, और प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 91 है, भारत द्वारा प्रक्षिप्त प्रथम उपग्रह है। ए भास्कर, बी वरुण, सी आर्यभट्ट, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है, और ये 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 92 है, अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। ए मृदु लोहा, बी इस्पात, सी पीतल, डी कांसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इस्पात जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। ए हाइगेंस ने, बी न्यूटन ने, सी फुकाऊ ने, डी मिचेल्सन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 94 है, केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति होती है। ए सीधी रेखाओं में, बी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, सी वृत्तीय कक्षाओं में, डी एक परवलय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में जो है वो ग्रहों की गति होती है। यही ग्रहों के केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम है। प्रश्न संख्या 95 है, गुरुत्वीय नियतांक जी का मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर के जी माइनस स्क्वायर। प्रश्न संख्या 96 है, निम्न यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। ए एसीटोन, बी बेंजिल्डिहाइड, सी बेंजोफेनॉन, डी मिथाइल अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एसीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 97 है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में सी की ऑक्सीकरण संख्या है। ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3। प्रश्न संख्या 98 है, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है। ए गंधक, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गंधक। तांबा का शत्रु जो है विरोधी माना जाता है गंधक को। प्रश्न संख्या 99 है, परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु का नाभिक में होते हैं। ए 18 प्रोटॉन, बी 18 न्यूट्रॉन, सी 35 न्यूट्रॉन, डी 35 प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 18 न्यूट्रॉन।
प्रश्न संख्या 100 है, जल विक्षेपण का स्टार्च देता है HCO² और H2O, CO2 और H2O, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है डी ग्लूकोज। जल विश्लेषण का स्टार्च जो है ग्लूकोज प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 101 है, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? ए अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रखना, बी अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, सी अभिक्रिया को गर्म करना, डी किण्वनों को मिलाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए जाना ही फर्मेंटेशन की क्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 102 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ए अम्लीय है, बी क्षारीय है, सी उदासीन, डी उभयावेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है वो उदासीन है। प्रश्न संख्या 103 है, निम्न में कौन एक संक्रामक तत्व है? ए हीलियम, बी सोडियम, सी तांबा, डी फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तांबा को संक्रामक तत्व माना जाता है। प्रश्न संख्या 104 है, समावयव 7n⁴ में होते हैं? ए 7 इलेक्ट्रॉन, बी 7 प्रोटॉन, सी 7 न्यूट्रॉन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 105 है, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन में होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी गंधक, डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 106 है, स्टेनलेस इस्पात डैश का एक मिश्र धातु है? ए इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, बी इस्पात प्लस सिल्वर प्लस निकेल, सी इस्पात प्लस निकेल प्लस एल्युमिनियम, डी इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इस्पात, क्रोमियम और निकेल। प्रश्न संख्या 107 है, ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है? ए एथेन, बी बेंजीन, सी एसिटिलीन, डी एथेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एसिटिलीन जो है ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है। प्रश्न संख्या 108 है, बैकेलाइट डैश से उपलब्ध किया जाता है? ए फिनॉल एवं बेंजिल्डिहाइड से, बी फिनॉल एवं फार्मल्डिहाइड से, सी फिनॉल एवं एसिटिल्डिहाइड से, डी फिनॉल एवं एसीटोन से। तो इसका सही उत्तर है बी फिनॉल एवं फार्मल्डिहाइड से जो है बैकेलाइट का निर्माण होता है। और बैकेलाइट सबसे जो है सख्त, सबसे हार्ड जो है वो प्लास्टिक होता है। प्रश्न संख्या 109 है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है? ए 2.5, बी 1, सी 1.8, डी 3। तो इसका सही उत्तर है बी हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या जो है वो 1 है। प्रश्न संख्या 110 है, सोडा वाटर की बोतल में से कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वाटर, ये सबसे जो है गैस के रूप में निकलता है, झाग के रूप में। प्रश्न संख्या 111 है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है? ए DNA, बी क्रोमोजोम, सी जीन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है ए DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है कोशिका में जेनेटिक्स पदार्थ है। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित जोड़ियों की विवेचना कीजिए। ए रॉबर्ट कोच, एंथ्रॉक्स बैक्टीरियम, बी एडवर्ड जेनर टीका, सी पास्तूर रेबीज, डी इमिल बान बेहरिंग परोक्ष रोध क्षमता। इन जोड़ियों में से सही जोड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2 एवं 4। 112 का हो जाएगा सी 1, 2 एवं 4। रॉबर्ट कोच, एंथ्रॉक्स बैक्टीरियम, एडवर्ड जेनर टीका और एमिल बॉन बेहरिंग परोक्ष रोध क्षमता। सॉरी, इसका तो लुई पास्चर है ये 3। तो रेबीज का टीका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4 सब सही हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 113 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? फिजियोलॉजी, बी एनाटोमी, सी बायोकेमिस्ट्री, डी डर्मेटोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डर्मेटोलॉजी जो है मानव त्वचा के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 114 है, SCP का एक स्रोत रूपी रूलिना है? ए नील हरा शैवाल, बी लाल शैवाल, सी फफूंदी, डी जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जीवाणु जो है SCP का एक स्रोत स्पिरुलिना है। प्रश्न संख्या 115 है, आंख की संरचना में निम्न स्तर पाए जाते हैं? ए नेत्र श्लेष्मा, 2 रंजित पटल,
3 दृष्टि पटल, 4 श्वेत पटल। बाहर से अंदर तक इन स्तरों का सही क्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4 1 2 3। सबसे पहले श्वेत पटल है, फिर नेत्र श्लेष्मा है, फिर रंजित पटल है और सबसे अंत में दृष्टि पटल है। प्रश्न संख्या 116 है, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। ए यूट्रिकुलरिया, बी बोल्फिया, सी अराबिडोप्सिस, डी सेरेटोफाइलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बोल्फिया जो है क्षुद्रतम यानी सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। प्रश्न संख्या 117 है, केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। ए 12 13 14 एवं 15, बी 13 14 15 एवं 16, सी 14 15 16 एवं 17, डी 15 16 17 एवं 18। तो इसका सही उत्तर है सी 14 15 16 एवं 17 जो है केचुआ में क्लेटलम खंड होते हैं। प्रश्न संख्या 118 है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीटिंग। ए 72, बी 67, सी 58, डी 90। तो इसका सही उत्तर है ए 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 119 है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है। ए कुत्ता, बी जीवाणु, सी कबूतर, डी सुअर। तो इसका सही उत्तर है बी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण मस्तिष्क ज्वर नामक बीमारी होता है। प्रश्न संख्या 120 है, टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोजोमों की संख्या है। ए 46, बी 48, सी 45, डी 60। तो इसका सही उत्तर है सी 45। एक जो है उसमें कम रहता है क्रोमोजोम की संख्या, 46 के बदले 45 होता है टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोजोम। प्रश्न संख्या 121 है, हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है। ए केला, बी अमरूद, सी नींबू, डी अंगूर। तो इसका सही उत्तर है सी नींबू जो है हेस्पेरिडियम का इनमें से एक उदाहरण है। नींबू प्रजाति का जितना भी फल है वो सब हेस्पेरिडियम में है, जैसे नींबू है, नारंगी है, मौसमी है। प्रश्न संख्या 122 है, धान के तिनका का कठोरपन का कारण है। ए सख्त तंतु, बी पत्थर कोशिका, सी कोलेन कायमा, डी सिलिका। इसका सही उत्तर है सी कोलेन कायमा के कारण ही धान के ऊपर का जो छिलका होता है वो कठोर होता है। प्रश्न संख्या 123 है, सोरी के 7 पत्तियां जाने जाते हैं। ए सल्क पत्तियां, बी स्पोरोफिल, सी छोटी पत्ती, डी मिश्र पत्ती। तो इसका सही उत्तर है बी स्पोरोफिल जो है सोरों के 7 पत्ती पाई जाती है। प्रश्न संख्या 124 है, निम्न में से किस पौधे का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है, जॉन्डिस के उपचार में। ए हिबिस्कस, बी भूसा, सी एक्लिप्टा, डी क्रोटालरिया। तो इसका सही उत्तर है सी एक्लिप्टा का प्रयोग जो है वो जॉन्डिस के बीमारी के इलाज में किया जाता है। 125 है, मेंडल अपने शोध के लिए जिस पौधा का प्रयोग किया था हुआ था। ए सेम पौधा, बी बैगन पौधा, सी मटर पौधा, डी बंगाल ग्राम पौधा। तो इसका सही उत्तर है सी मटर के पौधा पर ग्रेगर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था और आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 126 है, दक्षिण अफ्रीकियों सामान्यतया डैश से संबंधित होते हैं। ए दात्र कोशिका रक्ताल्पता, बी कुष्ठ, सी आंख का विकास, डी बंध्यता। तो इसका सही उत्तर है ए दात्र कोशिका रक्ताल्पता का शिकार अधिकांशतः दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं। दात्र कोशिका रक्ताल्पता। प्रश्न संख्या 127 है, क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। ए तांबा, बी जस्ता, सी एल्युमिनियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है डी मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। प्रश्न संख्या 128 है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है। ए ऑक्सीजन, बी गिबरेलिन, सी किनोटिन, डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है ए ऑक्सीजन जो है प्रकाशानुवर्तन में जो है फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए है हार्मोन है। प्रश्न संख्या 129 है, आनुवंशिकता के जनक हैं। ए ग्रेगर मेंडल, बी ह्यूगो डे व्री, सी रॉबर्ट हुक, डी लिनियस। तो इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है 130 नंबर, आरएनए का मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कोई विशेष कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य है। 131 से लेकर 150 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न था जिसको यहाँ हल नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।